हेलो दोस्तों, आज का हीरो स्टॉक्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिरला सॉफ्ट के बारे में। अगर इसका मार्केट कैप का बात करें तो यह अराउंड 13,000 करोड़ के आसपास, मतलब ठीक ठाक बड़ा कंपनी हम ये बोल सकते हैं। और अगर इसका स्टॉक्स भी का बात करें तो यह अराउंड 32 के आसपास। रिटर्न ऑन इक्विटी है 15.8, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 21। तो रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखने से पता चलता है कि हाँ, ठीक ठाक वैल्यूएशन पे कंपनी का स्टॉक्स पी मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है। अगर कंपनी का काम का बात करें तो ये कंपनी मोस्टली आईटी सर्विस और कंसल्टिंग का काम करता है, मोस्टली बैंकिंग फाइनेंस सर्विस उसी से रिलेटेड काम करता है। और यहाँ पे आपको देखिए एक चीज़ पता चलेगा कि कंपनी मर्ज किया था केपीआईटी टेक्नोलॉजी से 2019 में, जिसके वजह से इसका जो स्टॉक्स था वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो गया था 2019 में। आपको ये देखने से मिलेगा। खैर, ये तो था बात का बात। अभी हम बात करते हैं कंपनी के बारे में। तो कंपनी मोस्टली बिरला ग्रुप का कंपनी। यहाँ पर अगर उसका वेबसाइट में जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा उसका सर्विस क्या है, क्या क्या काम करता है, ओवरऑल सब कुछ के बारे में। बस यहाँ आपको ला के ये बताना था कि ये बिरला ग्रुप का कंपनी है। अब बात करते हैं कंपनी के बारे में। अगर कंपनी का पॉजिटिव पॉइंट का बात करें तो ये रिड्यूस किया आपने डेट को कंटिन्यूसली और ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी हो गया आप। डिविडेंड पेमेंट का बात करें तो ये है अराउंड 24%। किसी भी आईटी कंपनी का अगर आप डिविडेंड पे आउट रेशियो देखिएगा तो वो बहुत हाई रहता है। अगर इसको आप कंपेयर कीजिएगा टीसीएस इन्फोसिस से तो उसका तो और ज़्यादा हाई रहता है। तो कोई भी आईटी कंपनी में होता ही है कि कंपनी एक बार पैसा लगा देता है, इन्वेस्टमेंट कर देता है, उसके बाद उसका अगर कंपनी अच्छे से चलता है तो बहुत ज़्यादा पैसा आने लगता है। बस शर्त यही है कि कंपनी अच्छे से चलना चाहिए इन्वेस्टमेंट के बाद। कंपनी का डेटर्स डे डिक्रीज़ हुआ है फ्रॉम 79 to 53, मतलब कंपनी ज़्यादा जल्दी रिसीव कर रहा है पेमेंट। तो नेगेटिव पॉइंट कुछ खास नहीं है। अगर इसका कॉम्पिटिटर का बात करें तो इसका कॉम्पिटिटर तो बहुत बड़ा कंपनी भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमको दिख रहा है M5S, L&T टेक्नोलॉजी, टाटा एलेक्सी है। लेकिन अगर डायरेक्टली हम कॉम्पिटिशन का बात करें तो सेम टाइप का काम करता है। इन्फोसिस हुआ, TCS हुआ या टेक महिंद्रा हुआ, लगभग सेम तरीके का काम करता है। हो सकता है एक्चुअल काम कुछ दूसरा हो, लेकिन अगर हम IT सॉल्यूशन और इसका बात करें, टेक्नोलॉजी का बात करें, तो लगभग इसी सेट में या इसी कंपनी में सारा का सारा कंपनी है। चाहे हम इन्फोसिस को देखें, चाहे TCS को देखें, चाहे बिरला सॉफ्ट को देखें। थोड़ा बहुत हाँ चेंज हो सकता है कि कोई अलग अलग सेगमेंट में उसमें घुस सकता है, लेकिन हाँ कंपटीशन तो मिल रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। क्योंकि होता क्या है कि बड़ा कंपनी जब थोड़ा बहुत स्टैग्नेट करने लगता है तो छोटा छोटा कंपनी को खरीदता है। अब छोटा छोटा कंपनी को जैसे खरीदता है तो उसको थोड़ा बहुत एक्सपर्टीज़ मिलता है उस छोटे कंपनी का, और उसको फिर वो एक्सपैंड करना शुरू करता है। तो ये मोस्टली बड़ा कंपनी करता है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो बड़ा कंपनी है तो इससे कोई कंपटीशन नहीं। वो बड़ा कंपनी है तो ही उससे ज़्यादा बड़ा कंपटीशन कोई हो नहीं सकता, क्योंकि छोटा छोटा कंपनी को खरीद के इसके अगेंस्ट भिड़ा सकता है, बिरला सॉफ्ट के अगेंस्ट। ऐसा नहीं है कि बिरला सॉफ्ट के अगेंस्ट अगर भिड़ा देगा तो छोड़ेगा मार्केट। बस बेसिकली समझने का है कि ठीक है, कंपनी में मार्केट में कॉम्पिटिशन तो है अभी बड़ा कंपनी से। तो ये तो था कॉम्पिटिटर का बात। अब हम बात करते हैं सेल्स का। अगर कंपनी का सेल्स का बात करें तो कंपनी का सेल्स काफ़ी अच्छे तरीके से इंक्रीज़ हुआ है। 700 करोड़ था 10 में, जो अभी बढ़ के हो गया लगभग 5 टाइम्स, 3500 करोड़ के आसपास हो गया। और अगर प्रॉफिट का बात करें तो वो था लगभग 86, वो बढ़ के हो गया लगभग 321 करोड़। तो जिस रेट से सेल्स ग्रो किया उतना रेट से प्रॉफिट ग्रोथ नहीं दिख रहा है, क्योंकि सेल्स ग्रोथ किया है लगभग 5 टाइम्स, जबकि सेल्स ग्रो किया है लगभग 4 टाइम्स। तो यहाँ से देखने से पता चलता है कि कंपनी का मार्जिन थोड़ा सा कहीं पे इम्पैक्ट हुआ। ऐसा नहीं बोलेंगे कि बहुत ख़राब है, हाँ ठीक ठाक जिस रेट से सेल्स ग्रो किया उसी रेट से प्रॉफिट ग्रो किया है। बस थोड़ा सा उसमें मार्जिन थोड़ा सा कहीं पे डिक्रीज़ किया है, जिसके वजह से थोड़ा सा सेल्स ग्रोथ ज़्यादा हुआ है एज़ कम्पेयर टू प्रॉफिट ग्रोथ। अगर हम लास्ट कुछ सालों का डेटा चेक करें तो हमको पता चलता है कि कंपनी का 10 ईयर्स सेल्स कंपाउंडेड ग्रोथ रेट है लगभग 14%, और लास्ट 5 साल का 2%, 3 साल का 16%। मतलब लास्ट 3-4 साल में काफ़ी अच्छे तरीके से कंपनी अपना सेल्स को ग्रो किया है। सेम चीज़ अगर प्रॉफिट का बात करें तो हमको दिखेगा कि लास्ट 10 ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ है 13%, जो हम पहले भी बताए थे कि सेल्स से थोड़ा सा कम ग्रो किया है प्रॉफिट। वो देखने का अपना तरीका होता है, आप भी क्लियरली देख सकते हैं। 5 साल का अगर प्रॉफिट का बात करें तो वो लगभग 2% से ग्रो किया है, और 3 साल का अगर प्रॉफिट ग्रोथ का बात करें तो वो लगभग 8% से हुआ। तो हम यहाँ कंसिडर कर सकते हैं कि कंपनी 3 साल में 16% से सेल्स ग्रोथ किया, लेकिन 8% से ही प्रॉफिट ग्रोथ किया है। तो यहाँ पता चलता है कि कंपनी को बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन फेस करना शायद पड़ रहा होगा। कोविड भी रीजन हो सकता है बेसिकली, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं कंपनी को इम्पैक्ट हो रहा है, हम ये कंसिडर कर सकते हैं। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी का बात करें तो इसका अराउंड 15% के आसपास लेवल मेंटेन रहता है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। क्योंकि मुझे कोई भी कंपनी तभी पसंद आता है जब उसका रिटर्न ऑन इक्विटी 15% हो या उससे ज़्यादा हो। 20 से ज़्यादा होगा तो मैं कंसिडर करता हूँ काफ़ी अच्छा बिजनेस चल रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्दर एनालिसिस करना जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि हम बस नंबर देखिए और जाके इन्वेस्ट कर दिए, उसमें भी थोड़ा बहुत चेक करना पड़ता है। खैर, ये तो था रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में। अब हम बात करते हैं कैश फ्लो के बारे में कि कंपनी काम कर रहा है, प्रॉफिट कर रहा है, तो उसका हाथ में पैसा आ रहा है या नहीं। अगर हम चेक करें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ यही बताता है कि कंपनी का हाथ में पैसा आ रहा है या नहीं। क्लियरली देखने से पता चलता है कि हाँ कंपनी का हाथ में तो पैसा आ रहा है, एक्सेप्ट 2019 जब पैसा नहीं आया था और नेगेटिव में था। नहीं तो ओवरऑल अगर देखें तो कंपनी का हाथ में पैसा आया है, और उसमें से मोस्टली पैसा गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, और बहुत सारा पैसा
बहुत सारा पैसा डेट पेमेंट में लास्ट कुछ सालों में गया। 4-5 सालों का अगर हम बात करें तो कंपनी डेट पेमेंट किया है, लेकिन पहले का बात करें 2010 से लेकर 14 तक तो कंपनी बहुत ज़्यादा कर्जा उठाया था। 100 करोड़, 200 करोड़, फिर 100 करोड़, तो लगभग बहुत ज़्यादा कर्जा उठाया था 10 से लेकर 15 तक। तो हम यहाँ कंसीडर कर सकते हैं कि उसमें कंपनी एक्सपेंशन मोड में था। तो हो सकता है कि कर्जा उठा उठा के इन्वेस्टिंग में कर रहा था, जो हमको क्लियरली दिख रहा है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से पैसा आया और जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से पैसा दोनों मिल के जा रहा था इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, क्योंकि कंपनी उसमें छोटा था और ग्रो करने के लिए किसी भी कंपनी को इन्वेस्टिंग में तो खर्च करना ही पड़ता है, जिसकी वजह से 2014 तक कंपनी बहुत ज़्यादा कर्जा उठाया। फिर जब कंपनी ग्रो कर लिया, अब ठीक ठाक लेवल पे पहुंच गया है, तो अब उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से जो पैसा निकल रहा था बस वही पैसा काफ़ी था कंपनी का इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का काम पूरा करने के लिए, और बचा हुआ पैसा से अपना डेट रिपेमेंट कर रहा था। 2016 से लेके 15 से लेके 21 तक हम देखें तो कंपनी डेट रिपेमेंट किया एक्सेप्ट 17। तो यहाँ से देख के पता चलता है कि ओवरऑल कंपनी का हाथ में पैसा आ रहा है, और ओवरऑल कंपनी शुरुआत में तो कर्जा उठा उठा के इन्वेस्टिंग किया, लेकिन अब उसको वापस कर चुका है। मतलब ओवरऑल कंपनी का हाथ में पैसा बच रहा है। यहाँ तक तो था कंपनी के बारे में कैश फ्लो की, कंपनी का कैश फ्लो किस तरीके का है। अब हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न का। तो लास्ट कुछ क्वार्टर का अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न का बात करें तो जैसा हम बताए थे कि KPIT एक्वायर किया है, इसको अमेलगमेट किया उसके साथ, तो 2018-19 में ही अमेलगमेट किया था, जिसकी वजह से इसका शेयर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था। ओवरऑल अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न का बात करें तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट करते आया है शेयर को। 2007 से अगर हम देखें तो कंपनी बहुत ज़्यादा डाइल्यूट किया अपना शेयर को, और 18 के बाद आपको ये रफ्ट इंक्रीज दिख रहा होगा शेयर डाइल्यूशन में। बेसिकली KPIT शेयर खरीद लिया था इसका, जिसके वजह से अमेलगमेट हुआ था हम बोलेंगे, जिसके वजह से जो शेयर था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, और प्रमोटर का जो शेयर होल्डिंग था वो भी इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि वो भी खरीदारी किया। तो यहाँ देखने से पता चलता है कि हाँ कंपनी डाइल्यूट तो कर रहा है। 2007 से लेकर अगर 18 तक देखें तो कंपनी पूरा का पूरा डाइल्यूशन किया हर साल कंटिन्यूसली। कुछ सालों को अगर छोड़ दिया जाए, जैसे 14 में कुछ शेयर खरीदा था, फिर 16 में कुछ खरीदा, लेकिन ओवरऑल कंपनी कंटिन्यूस डाइल्यूशन कर रहा था। तो ये अच्छा पॉइंट नहीं होता फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, लेकिन ऐसा कंसीडर किया जा सकता है कि कंपनी उसमें ग्रोथ फेज में हो सकता है, शायद इसीलिए क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा प्राइस प्रीमियम पे करता है किसी भी कंपनी को। अगर वो अच्छा कोई प्रमोटर है, जैसे ये बिरला ग्रुप के अंदर है, तो बिरला ग्रुप के अंदर होने की वजह से मार्केट इसको हाई प्राइस कर देता है। मतलब कोई दूसरा कंपनी होता तो मान लेते 100 पे बिक रहा था उसका शेयर, अब ये बिरला ग्रुप के अंदर आ गया तो हो सकता है कि चांसेस रहता है कि अगर वो 100 पे था तो वो लगभग 400-500 पे हो जाता, तो उसमें कंपनी को आसानी से पैसा मिल जाता। तो उसमें अगर कोई कंपनी छोड़ेगा अपना शेयर को, उस समय अगर IPO तो उसमें नहीं कहलाएगा, उसमें FPO कहलाएगा। तो उसमें होता ही है कि कंपनी को बहुत कम शेयर इशू करने पे ज़्यादा पैसा उठ जाता है। तो इसमें कंपनी एक्सपेंशन फेज में हो सकता है, जिसकी वजह से हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि ठीक है कंपनी उसमें एक्सपेंशन फेज में था, इसीलिए कंटिन्यूस इक्विटी डाइल्यूट कर रहा था। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ठीक है कंपनी एक लेवल तक प्रॉफिट जनरेट करने के बाद अब स्टैगनेट कर गया, अब उतना डाइल्यूशन नहीं कर रहा है। ये हम कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि अब आने वाले फ्यूचर में पता चलेगा कि कंपनी डाइल्यूशन फिर करेगा या नहीं करेगा। ओवरऑल हम ये मान सकते हैं कि कंपनी अब प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। तो ये तो था ओवरऑल एनालिसिस बिरला सॉफ्ट के बारे में। होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आता है और आप चाहते हैं कि मैं किसी कंपनी का एनालिसिस बताऊँ, तो कमेंट में आप उसका नाम लिख सकते हैं, मैं उसके बारे में ट्राई कर सकता हूँ, उस कंपनी के बारे में एनालिसिस बना के कुछ डेटा आपको देने का ट्राई कर सकता हूँ या करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मैं चाहूँगा कि आप इसे लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।